हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चुलबुले से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 विच इज प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में आज हमें पढ़ना है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको कम टाइम में पूरे डिटेल के साथ इस चैप्टर को समझाने वाली। तो शुरू करें। ओके, सो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन को बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही जो समझ ले क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई आप कोई भी इनपुट यूज कर रहे हो, उसका आउटपुट आ जाना, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी चीज बनाना। अब जैसे शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन यानी कि गन्ने गन्ने को आप फैक्ट्रीज में लेके गए, ठीक है, और वहां से उसकी क्या बन गई, चीनी बन गई। तो यहाँ पर शुगर केन जो है वो इनपुट है और आउटपुट क्या आया, शुगर आया। ठीक है, तो यही होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। फैक्ट्रीज में कोई चीज बनने को हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कि इनपुट जो है आउटपुट में बदल जाते हैं, और इस केस में इनपुट जो है वो शुगर केन था और आउटपुट क्या निकल के आया, आपका चीनी निकल गया। सो दैट इज प्रोडक्शन। चैप्टर का नाम समझ में आया। आप देखो, इनपुट क्या होता है। इनपुट मतलब कि जैसे कि कोई भी चीज जिसकी वजह से कुछ आउटपुट बन सकता है, जिसकी वजह से कोई नया प्रोडक्ट बन सकता है, उसको हम इनपुट कहते हैं। जैसे कि इनपुट में जनरली एफओपी आते हैं, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो पाता है। जैसे कि लैंड है, बिना जमीन के हम कहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, है ना। जैसे ही लेबर है, लेबर के बिना कौन प्रोडक्शन करेगा। आप कह दो मशीन कर देंगे, ठीक है, मशीन भी कर देंगे, लेकिन हर काम मशीन थोड़े ना कर सकते, उनको संभालने के लिए लेबर भी तो चाहिए होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और एंटरप्राइज चाहिए। एंटरप्राइज मतलब बिजनेसमैन या फिर बिजनेस नॉलेज भी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, और उस चीज को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। और आउटपुट क्या होता है, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आई है बन के, उसको हम आउटपुट कहते हैं। इतना समझ में आया। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स पढ़ते हैं। भाई अब दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। इतना समझ में। अब फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है वो देखते हैं। यस, फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि टाइम के साथ, मतलब आउटपुट में कुछ भी चेंज हो जाए, आउटपुट बढ़ जाए, आउटपुट घट जाए, आउटपुट जीरो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता फिक्स्ड फैक्टर्स को। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने कोई बिजनेस करना चाहा, ठीक है, उस बिजनेस को करने के लिए आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली। ठीक है, अब आपका बिजनेस चले ना चले, उस बिजनेस में से कोई आउटपुट आए ना आए, जीरो रहे या फिर आउटपुट कम आए, आउटपुट ज्यादा आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बिल्डिंग का रेंट देना ही देना पड़ेगा। तो बिल्डिंग का रेंट जो फिक्स्ड फैक्टर है कि ये जो चीज है वो आपको करनी ही करनी है, तो वो आपका फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है, और कोई मशीन है, आप अपने बिजनेस में बिजली का बिल तो भरोगे ही भरोगे, चाहे आपका आउटपुट कुछ भी हो, ज्यादा हो, कम हो, जीरो हो, आपको अपना आउटपुट जो है, आपका आउटपुट चाहे कुछ भी हो, आपको बिजली का बिल, पानी का बिल भरना ही भरना है। तो ये जो चीज है जिसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, ये जो फैक्टर्स है उनको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर। जैसे कि कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट। ठीक है, यानी कि अगर ये जीरो रहे, कुछ भी चेंज ना हो, तो फिर भी आपको ये चीज करनी ही करनी पड़ेगी, ये फैक्टर्स आपको पे करने ही करने पड़ेंगे। आप इसको शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग खराब हो गई या फिर कुछ भी चीज XYZ दिक्कत आ गई, भूकंप आ गया और बिल्डिंग सारी नीचे गिर गई, तो आप क्या शॉर्ट टाइम में नई बिल्डिंग ले सकते हो। या फिर मान लो आपकी बिल्डिंग के मालिक ने कह दिया कि भाई हम ये बिल्डिंग जो है वो किसी और को देना चाहते हैं, आप यहाँ से खाली कर दो जल्दी से जल्दी, आपको हम इतना टाइम दे रहे हैं। तो क्या आप उस बिल्डिंग को एक नई बिल्डिंग को 1-2 दिन में फाइंड कर लोगे, चल फाइंड भी कर लोगे तो शिफ्ट कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो फिक्स फैक्टर वो होते हैं जिनको हम शॉर्ट रन के अंदर, मतलब कम टाइम के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। आप बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका आउटपुट के साथ लेना देना होता है। मान लो अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा होने लग गया, आउटपुट अच्छा होने लग गया, तो फिर हम क्या करेंगे, और ज्यादा रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, है ना, और ज्यादा रॉ मटेरियल यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर्स। मान लो अगर हमारा काम अच्छा होने लग गया तो हम और ज्यादा लेबर मंगवाएंगे, ठीक है, और ज्यादा लेबर्स को हायर करेंगे। तो ये क्या होता है, आउटपुट के साथ लिंक होता है। अगर हमारा आउटपुट अच्छा आने लग गया, प्रॉफिट अच्छा होने लग गया, तो हम और चीजों को, फिक्स फैक्टर को और वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे, और ये जो है शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं। मान लो अगर एक लेबर जो है कंपनी से निकल गया, तो हम जल्दी से जल्दी दूसरा लेबर भी हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स आपके। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, यानी कि इस चैप्टर के नाम की। ये क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन की, अगर जो इनपुट और जो आउटपुट होता है किसी भी एक बिजनेस फर्म का, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहती है, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब क्या रिलेशनशिप रहती है वो देखते हैं। यहाँ पर ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन, इस चीज को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। जैसे कि OX = F I
I2 I3 एंड सो ऑन, ठीक है, I और N नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये OX क्या होता है, आउटपुट, ये F क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप, और ये I1 I2 I3 और IN क्या होते हैं, ये होते हैं इनपुट्स। इतना समझ में है, ये आउटपुट, ये इनपुट्स, और आउटपुट और इनपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है ये F होता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। इतना समझ में है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हमारा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन यानी कि कम टाइम, क्या होता है, कम टाइम। शॉर्ट रन में क्या होता है कि हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को बदल सकते हैं, रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, लेबर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम फिक्स फैक्टर्स को तो चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे कि बिल्डिंग हो गई आपकी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट टाइम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि आउटपुट जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर्स बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं, और फिक्स फैक्टर जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, और शॉर्ट रन को हम रिटर्न टू अ फैक्टर भी कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स। अब यहाँ पर जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है ना, जैसे I2 के ऊपर, I2 इनपुट के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि I2 को हम चेंज नहीं कर सकते, तो फिक्स फैक्टर होता है। इतना समझ में है। और ये जो I1 है, ये इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, मतलब इस इनपुट को हम चेंज कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल है। तो शॉर्ट रन क्या होता है, कम टाइम, और ये आपको ध्यान रखना है कि कम टाइम के अंदर हम फिक्स वेरिएबल फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके अंदर यही है एक चीज, ओके एक जो फैक्टर होता है वो फिक्स रहता है, और एक फैक्टर जो है वेरिएबल रहता है, एंड इसको हम रिटर्न टू अ फैक्टर बोलते हैं, दैट इज शॉर्ट रन। लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम होता है, मतलब जिसमें ज्यादा टाइम हमें मिल जाता है, और इसके अंदर हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चाहे आपका फिक्स जो वेरिएबल, मतलब क्योंकि लंबा टाइम हमें मिल गया ना, लंबे टाइम में तो हम नई बिल्डिंग भी खरीद सकते हैं, और कुछ भी हम कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर भी और वेरिएबल फैक्टर भी हम इसके अंदर दोनों चेंज कर सकते हैं, और आउटपुट जो होता है वो बढ़ सकता है अगर हम दोनों उसमें, क्योंकि हम जो है वो दोनों फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, और इसको हम रिटर्न्स टू स्केल भी बोलते हैं। तो लॉन्ग रन शॉर्ट रन भी समझ में आ गया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने एक लाइन, सो अब हम बात करेंगे, जैसे अब हमने बेसिक चीजें पढ़ ली, अब हम बात करेंगे कि भाई एक प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट को आप आउटपुट भी बोलो, एक ही बात है। तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी एक बिजनेस फर्म कितने गुड्स बनाती है, कितने वॉल्यूम ऑफ गुड्स बनाती है, उस चीज को हम एक टाइम के अंदर उस चीज को हम प्रोडक्ट या फिर आउटपुट बोलते हैं। अब यहाँ पर 3 टाइप के आपके प्रोडक्ट होते हैं, एक टोटल प्रोडक्ट, एक एवरेज प्रोडक्ट, और एक मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि टीपी, एपी और एमपी। अब हमें टीपी, एपी, एमपी के बारे में पढ़ना है, ये तीनों भाई हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि इन नामों को आप याद करके जरूर जाना, इनके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टीपी क्या होता है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या होता है कि टोटल कितने सारे प्रोडक्ट बनाए गए, उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। सम टोटल ऑफ आउटपुट की मतलब कितने सारे आउटपुट, कितने सारे प्रोडक्ट बनाए, उसका सम कर देना, उनको ऐड करके टोटल प्रोडक्ट हमारा आ जाता है। और कितने सारे वेरिएबल फैक्टर्स हमने लगाए उन आउटपुट्स को बनाने के लिए, और कितने सारी चीजें हमने कांस्टेंट रखी, मतलब कितने सारे फिक्स्ड वेरिएबल थे उन सबको, और इसको हम टोटल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं। तो मैं ये ध्यान से सुन लेना, ये जितने भी नाम है ना, इसके ये सारे याद करके जरूर चले जाना। और टीपी का एक फॉर्मूला होता है, टीपी का क्या फॉर्मूला होता है कि एपी को मल्टीप्लाई कर दो एल से। एल क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर। अभी मैं आपको इसका टेबल सिखाऊंगी, स्केड्यूल सिखाऊंगी, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एपी को, एवरेज प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से या फिर वेरिएबल फैक्टर से, ठीक है। और टीपी का एक और फॉर्मूला होता है कि सारे एमपी को ऐड कर दो तो टीपी निकल आएगा। तो टोटल प्रोडक्ट समझ में। अभी जब इसका आप टेबल देखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम एपी या फिर एपीपी भी बोलते हैं, यानी कि एपीपी इज, देखो यहाँ पे एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। एपीपी क्या होता है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूले में ही इसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो इसका फॉर्मूला है कि एपी इज इक्वल टू टीपी को डिवाइड कर दो वेरिएबल फैक्टर से। एल इज वेरिएबल फैक्टर की यूनिट, तो ये होता है एपी। अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी के बारे में। एमपी बोलो या फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बोलो, एक ही बात है। अब ये क्या होता है कि जैसे जैसे टीपी ये है 18, 19, 20,
22। तो इस टाइप से ये जो बढ़ोतरी हो रही है टीपी में, एक्स्ट्रा यूनिट्स आ रही है टीपी में, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल प्रोडक्ट में जो एडिशन होता है कि पहले 18 था फिर 19 हो गया टोटल प्रोडक्ट, तो कितना पड़ा, एक +1 हो गया है ना टीपी में, तो जो +1 है वो मार्जिनल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि एडिशनल यूनिट जो होती है वो मार्जिनल प्रोडक्ट होती है। अब यहाँ पर इसके दो फॉर्मूले हैं, या तो चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन, कि मतलब 18 से 19 हो गया टीपी, तो कितना चेंज आया, +1 का, और वेरिएबल फैक्टर भी कितना चेंज आया, +1 का, तो एमपी जो हो गया वो 1 हो गया। अभी नीचे मैं आपको टेबल दिखाऊंगी यहाँ पर, तब आपको समझ में आएगा कि टीपी, एपी और एमपी को कैसे कैलकुलेट करना, उसकी चिंता मतलब। ठीक है, और एमपी को कैलकुलेट करने का या तो ये फॉर्मूला होता है, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, वैसे तो हम इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा को डेल्टा बोलो या फिर चेंज इन बोल लो। ठीक है, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो टीपी एन माइनस टीपी एन -1। तो अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं टीपी, एपी और एमपी के बीच में। किसके बीच में, टीपी, एपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो चीज हम बता रहे हैं। मान लो अब मैं यहाँ पर वेरिएबल इनपुट ले रही हूँ, क्योंकि हम शॉर्ट रन में वेरिएबल इनपुट ही ले सकते हैं या फिर वेरिएबल फैक्टर्स ही ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ले लिया, और मैं टीपी ले रही हूँ 2 5 9 12 14 15 15 14 एंड 12, ये मैंने टीपी ले लिया। एग्जाम में आपको टीपी लिखा आएगा, ठीक है, उसकी चिंता मत लो। अब आपको इस टीपी से और इस वेरिएबल फैक्टर से एमपी और एपी निकालना है। ठीक है, तो एमपी का मैं आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या फॉर्मूला होता है कि टीपी में कितना चेंज आया और वेरिएबल में कितना, वेरिएबल इनपुट में कितना चेंज आया, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो स्टार्टिंग में तो आप टीपी और एमपी को इक्वली लिखोगे। जो फर्स्ट यूनिट पे टीपी है वही आपने स्टार्टिंग में एमपी पे लिख दिया। ठीक है, अब सेकेंड यूनिट पे आपका टीपी जो है वो 5 है, तो आप एमपी कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर देखो, पहले टीपी 2 था और अब 5 हो गया, ये आपको गिवन है। तो कितना चेंज आया, +3 का। ठीक है, और यहाँ पर देखो, पहले वेरिएबल इनपुट 1 था और अब जो है वो 2 है, वहां पे कितना चेंज आया, +1 का, है ना, पहले 1 था अब 2 हो गया। अब इस +1 को और इस +3 को आपको डिवाइड करना है, तो 3/1, यानी कि चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। तो 3/1 कितना हो जाएगा, 3 आ गया, तो एमपी आ गया। अब दोबारा से यहाँ पे देखते हैं, इस थर्ड यूनिट पे आप एमपी कैसे निकालोगे। तो अब पहले टीपी 5 था, अब 9 हो गया, तो कितना चेंज आया, +4 का। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर पहले 2 था और यहाँ पर 3, अब 3 हो गया, तो +1 का। तो +4/1 कितना आ गया, 4 आ गया, तो एमपी भी 4 आ गया। इस तरीके से एमपी कैलकुलेट होता है। ये तो था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला एमपी का क्या था, टीपी एन माइनस टीपी एन -1। ये देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, ये देखो टीपी एन माइनस टीपी एन -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो हमें इसी यूनिट का एमपी निकालना है, ये 4 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो टीपी एन तो ये होता है जिस यूनिट का हमें निकालना है, यही वाला टीपी एन होता है, और टीपी एन -1 ऊपर वाला टीपी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 9 - 5 करोगे तो 4 आपका एमपी आ गया। तो इस तरीके से आप निकालोगे एमपी। इतना समझ में। एपी कैसे निकालोगे, बहुत इजी फॉर्मूला याद करवाया था आपको। टीपी को डिवाइड कर दो एल से। एल क्या होता है, वेरिएबल इनपुट, यानी कि 2 / 1 इज 2, 5 / 2 इज 2.5, 9 / 3 इज 3, 12 / 4 इज 3, 14 / 5 इज 2.8। तो इस तरीके से आप टीपी, एमपी और एपी का ये जो स्केड्यूल है वो बनाओगे, और इससे आपको रिलेशनशिप कैसे पता लगेगा टीपी, एपी और एमपी में, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करेंगे हम। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखो टेबल को अच्छे से देखो, और आप ये देखोगे कि जैसे जैसे टीपी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे, मतलब जल्दी जल्दी इंक्रीज कर रहा है, तो एमपी भी इंक्रीज कर रहा है। टेबल को ध्यान से देखो, जैसे जैसे टीपी इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ एमपी भी इंक्रीज कर रहा है। टीपी जैसे ही इंक्रीज करने लग गया, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो एमपी जो है वो घटना चालू हो गया। टीपी जो है जब मैक्सिमम था तो एमपी 0 हो गया। टीपी डिक्लाइन चालू होने लग गया तो एमपी नेगेटिव आ गया, और टीपी ने जब बढ़ना स्टॉप कर दिया था तब एमपी जो था अपने मैक्सिमम पे था, और उस पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन का पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। सो यहाँ पर देखो कैसे कैसे रिलेशनशिप बताया हुआ था। पहले तो इन्होंने बोला टीपी बहुत तेज तेज बढ़ रहा था, लेकिन साथ में एमपी भी बढ़ रहा था। ठीक है, उसके बाद टीपी जो है वो धीरे धीरे
है बढ़ने लग गया धीरे धीरे, ठीक है। वैसे ही एमपी डिक्लाइन करने लग गया, डिक्रीज करने लग गया। फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया जब टीपी जो था वो सबसे हाईएस्ट था, मैक्सिमम नंबर पे था और टीपी वहीं पे रुक गया था, कांस्टेंट हो गया था। उस टाइम पे एमपी जो है वो 0 हो गया था, तो ये होता है। उसके बाद टीपी जो है वो गिरने लग गया था और एमपी भी नेगेटिव होने लग गया था। तो इस तरीके से आपको रिलेशनशिप बतानी है। आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट देखो एपी और एमपी के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स बताए हुए हैं कि जैसे जैसे एपी बढ़ा तो एपी जो था एमपी से कम था, ठीक है। जब एपी मैक्सिमम पे पहुंचा तो एपी जो है और एमपी जो है इक्वल आ गए। जैसे ही एपी गिरना चालू हो गया तो एमपी एपी से कम हो गया। एमपी जब 0 और नेगेटिव हो सकता है और एमपी जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है एपी से ज्यादा। तो यहाँ पर देखो बस आपको टेबल देखना है और रिलेशनशिप। यहाँ पर देखो सबसे पहले एपी जो है वो इंक्रीज कर रहा था तो एमपी भी इंक्रीज कर रहा था। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि एपी और एमपी जो है वो सेम है, इक्वल है। उसके बाद क्या होने लग गया, एपी जो है वो डिक्रीज होने लग गया और एमपी भी डिक्रीज होने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, ये और डिक्रीज होने लग गया तो फिर उसके बाद एमपी जो है वो नेगेटिव में बदल गया। तो ऐसे ऐसे करके आपको रिलेशनशिप बताना है एपी टीपी एमपी में और एपी एमपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्क कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ऐसे करके आपको स्केड्यूल याद रखना पड़ेगा और ये आपको रिलेशनशिप बताने आना चाहिए। और एक चीज और मैं बता दूं, क्या हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये टीपी वाला ब्लैंक आप खाली दे दिया, एमपी और एपी दिया हुआ है, तो आपको ये भरना आना चाहिए। कैसे भरोगे? सो अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक चीज गायब कर देती हूँ, यहाँ से मैं मान लो 9 गायब कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि इस ब्लैंक को भर के दिखाओ और आपको यहाँ पर सिर्फ एपी एमपी गिवन है और एपी गिवन है, ठीक है। तो आप कैसे भरोगे? तो आप याद करोगे कि मैंने आपको एक एपी का फॉर्मूला बताया था। एपी का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन एल। क्या होता है? टीपी अपॉन एल, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है? टीपी निकालना है क्योंकि टीपी गायब है। तो अब टीपी कैसे निकलेगा? टीपी कैसे निकलेगा? एपी को मल्टीप्लाई कर देंगे एल से, क्योंकि ये यहाँ पर एल डिवाइड में, तो यहाँ पर किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो टीपी इज इक्वल्स टू एपी मल्टीप्लाई बाय एल। और एपी कितना है? 3 है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद वेरिएबल इनपुट भी कितना है? 3 है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा एपी आपका? 9। इतना समझ में आया? तो ऐसे ऐसे भी आपको क्वेश्चंस करने के लिए आ सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अच्छे बच्चों की तरह। यस, नाउ अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही आता है, वो टॉपिक है आपका रिटर्न्स टू अ फैक्टर, या फिर नहीं, इसका मेन जो नाम है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कि आपको ये पक्का आएगा ही आएगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। इसके और भी दूसरे नाम है, जैसे कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, इसके एक ये नाम है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद करनी है आपको, कि डेफिनेशन ही सबसे पहले आप लिखोगे। यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को एक एक यूनिट से बढ़ाएंगे, जैसे पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, और वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीज करेगा और फाइनली जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये बताया कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की एक एक इनपुट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका टीपी भी पहले इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर वो डिक्रीज करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा? नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब जब भी आप कोई लॉ पढ़ते हो तो उसकी एजम्पशन तो लिखना इंपॉर्टेंट है। उसकी एजम्पशन क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है हमें दी हुई है और उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। एक फैक्टर जो है वेरिएबल है, एक फैक्टर जो है फिक्स है, ठीक है। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अच्छे से सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। एंड इसके बाद शॉर्ट पीरियड है, यानी कि शॉर्ट रन है, और उसके बाद वेरिएबल फैक्टर्स को हम अच्छे से यूज कर रहे हैं। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के एजम्पशंस है। अब हमें क्या करना है, एक टेबल देखना है जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आई गेस आपको दिख रहा होगा। इसमें ये स्केड्यूल आपको काफी अच्छे से याद कर लेना है। इसमें आप सबसे पहले तो फिक्स्ड फैक्टर लोगे, फिक्स्ड फैक्टर में आप लैंड ले लेना, और उसके बाद आप एक वेरिएबल फैक्टर लोगे, वेरिएबल फैक्टर में आपने लेबर ले लिया, ठीक है। अब फिक्स्ड फैक्टर में लैंड ले लिया, वेरिएबल फैक्टर में लेबर ले लिया। फिक्स्ड फैक्टर में 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम इसको फिक्स रखना है, चेंज नहीं करना, तो 6 मैंने एक एक ले लिया, ठीक है।
वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टीपी का ये याद रख लेना, टीपी से आप एमपी निकाल लोगे। टीपी याद रखना है 10 30 45 52 52 48, समझ के ये टीपी ले लिया। अब आप एमपी निकाल लो। एमपी कैसे निकालोगे, इसमें चेंज इसमें चेंज, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। यानी कि पहले 10 था फिर 30 आया, कितना चेंज हुआ है 20, डिवाइड बाय पहले 1 था 2 था, कितना चेंज आया +1 का, तो 20 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया 20, ठीक है। और ऊपर का जो ऊपर है वो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था कि पहले टीपी जो है वो अच्छे से इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर तब भी वो इंक्रीज करता है लेकिन अब थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे वो इंक्रीज कर रहा है। फिर क्या होता है, एक टाइम पर टीपी जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट हो जाता है, मतलब वहीं पे रुक जाता है। जैसे यहाँ पर भी 52 था, यहाँ पर भी 52 हो गया, उसके बाद टीपी डिक्रीज करने लग जाता है। अब वैसे ही एमपी का केस है, एमपी भी पहले बढ़ेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर 0 हो जाएगा फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो पहला फेज है ना आपका, ये फेज होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का। इस फेज को हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीपी भी इंक्रीज होता है और एमपी भी इंक्रीज होता है, तो इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं। फिर ये वाले जो 3 आपने लाइंस देखे हैं, रोज देखे हैं, इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये होता है फेज नंबर 2। इसमें क्या होता है, इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको लास्ट रो दिख रही है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर आपका एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ये होता है आपका थर्ड फेज। अब इन फेजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर जो ऊपर अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था, वो यहाँ पर मैंने टीपी लिख लिया है, एपी एमपी लिख लिया है और फेज लिख लिया है, ठीक है। अब इन दोनों टीपी और एमपी की वजह से मैं 2 ग्राफ बनाऊंगी, ऊपर टीपी का नीचे एमपी का, जिसकी वजह से हमें तीनों फेज नंबर 1 फेज नंबर 2 और फेज नंबर 3 काफी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले मैंने इस टेबल को, आपने आगे टेबल बना लिया होगा, इस टेबल को ध्यान से देखना। ये पहला टेबल जो है वो मैंने किस चीज का बनाया है, टीपी का, ठीक है। नीचे तो मैंने आपके वेरिएबल फैक्टर लिख दिए। वेरिएबल फैक्टर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके वेरिएबल फैक्टर्स थे, ठीक है। ये नीचे मैंने एक्स एक्सिस पे देखो, यहाँ पर ये नीचे मैंने वेरिएबल फैक्टर्स लिए हैं और उससे भी नीचे मैंने एमपी वाला जो ग्राफ है वो बनाया है और यहाँ पर भी मैंने वेरिएबल फैक्टर्स लिखे हैं। यहाँ पर आप मेंशन कर दो, ये वेरिएबल फैक्टर्स है, उसकी यूनिट, ठीक है। तो ये मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं एक के ऊपर एक। अब हम क्या करेंगे, टेबल को देख देख के इसको मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले वेरिएबल फैक्टर लिखा, फिर इस टेबल को देख के मैंने देखा कि ये जो टीपी है वो पहले कैसा है, पहले 10 है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 52, फिर 52, फिर 58। तो मैंने सोचा कि मैं स्केल ले लेती हूँ 10-10 का, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, 10 यूनिट्स। तो उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। तो मैंने 10-10 का स्केल ले लिया और यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स ले लिए। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट वेरिएबल फैक्टर पे मेरा 10 यूनिट है, सेकंड पे कितना है 30 टीपी है, उसके बाद कितना है 52 है, फिर 50, उसके बाद कितना है 45 है, फिर 52, फिर 52, फिर 48। तो फिर मैंने क्या किया, ये पॉइंट जो है, ये जो कर्व है मैंने वो बना लिया और यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन कर दी। जैसे कि पॉइंट ए को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्सियन का पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है, टीपी जो है वो इंक्रीज करने लग जाता है एट एन डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट बी पे टीपी जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये दोनों चीज मैंने यहाँ पर मार्क कर दी। अब यहाँ पर जैसे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे मार्क कर दिया और इस पॉइंट पे टीपी जो था वो मैक्सिमम था, यानी कि 52 पे टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे आपने लिख लिया। अब इसको भी मैंने इस लाइन से मार्क कर दिया। अब इसी के नीचे, एकदम नीचे, मैं एमपी का ये जो ग्राफ है वो बनाऊंगी। एमपी के ग्राफ में आपने सबसे पहले वेरिएबल फैक्टर्स लिखा और यहाँ पर आपने स्केल ले लिया, यहाँ पर एमपी मार्क कर दिया और नेगेटिव की साइड पे भी बना दिया। फिर उसके बाद मैं सारे पॉइंट को मार्क करूंगी एंड यहाँ से मैं देखूंगी कि यहाँ पर पॉइंट सी पर एमपी जो है वो मैक्स है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसमें एमपी जो है वो मैक्स कब होता है 20 पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 20 था, यहाँ पर आपका एमपी मैक्स है तो आपने एमपी मैक्स लिख दिया और पॉइंट सी लिख दिया। और यहाँ पर इस पॉइंट पे एमपी जो है वो 0 है तो इसको मैंने पॉइंट नंबर डी ले लिया और इस पॉइंट पर एमपी जो है वो नेगेटिव था, ठीक है। यहाँ पर देखो एमपी नेगेटिव में -4 आया था ना, तो यहाँ पर मैंने एमपी को -4 में लिख दिया और एमपी जो है वो नेगेटिव निकला। ये 4 पॉइंट मैंने मार्क कर दिए। फिर जैसे इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, पॉइंट नंबर ए, तो मैंने एक ही लाइन खींची थी जैसे कि आपको याद हो गया। इसके नीचे मैं ऐसे करती जाऊंगी तो ये इस पॉइंट पे मिलेगा जहां पर एमपी मैक्स था। उसके बाद जहां पर टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट था, इस पॉइंट से मैं नीचे आऊंगी और उस पॉइंट पे मैं मिलूंगी जहां पर एमपी जो है वो 0 था। तो ये मेरी कुछ 3 ऐसे स्पेस बन गए
इन तीनों स्पेसों में मैं लिख दूंगी फेज नंबर 1, फेज नंबर 2 और फेज नंबर 3। अब फेज नंबर 1 कौन सा था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फेज नंबर 2 कौन सा था, डिक्रीजिंग या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और फेज नंबर 3 कौन सा था, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इतना समझ में आया। तो इस तरीके से आपको लॉ ऑफ वेरिएबल समझाना है। पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर स्केड्यूल बनाओगे, फिर ऐसे डायग्राम बनाओगे उस स्केड्यूल के हिसाब से। अब इन 3 फेजेस को आपको समझाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों फेजेस को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखोगे फेजेस ऑफ लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फेज नंबर 1 में आपको क्या बोलना है कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, ठीक है। फेज नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट फेज में जैसे जैसे एक एक एडिशनल यूनिट बढ़ रही है वेरिएबल इनपुट की, कि पहले वेरिएबल इनपुट 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, ऐसे तो फिर उससे क्या होता है, ज्यादा आउटपुट आने लग रहा है। पहले तो टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर एमपी जो है वो भी इंक्रीज करता है टिल पॉइंट ए पर, जहां पर टीपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, और फिर सी पॉइंट तक एमपी जो है वो मैक्सिमम है। तो ये पॉइंट फेज नंबर आप 1 बताओगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पर 30 पे, ठीक है। जहां पर ये 30 मार्क कर रखा है ना, यानी कि सेकंड यूनिट तक यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ तक जो है टीपी बहुत अच्छे रेट से बढ़ रहा था। फेज नंबर 2 को हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इस सेकंड फेज में क्या होता है, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की एक एक यूनिट बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, लेसर और लेसर अमाउंट ऑफ इनपुट जो है वो आने लग जाता है, आउटपुट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। मतलब आउटपुट में थोड़ा कम ऐड होने लग जाता है, बढ़ता तो है आउटपुट लेकिन थोड़ा कम, ठीक है। इट मीन्स टीपी जो है वो डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होता है, ए और बी पॉइंट के बीच में वेयर टीपी इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी एंड बिटवीन सी एंड डी वेयर एमपी एट 0 एट पॉइंट डी। अब यहाँ पर देखो अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ पर जो ए और बी पॉइंट दिख रहा है आपको, इसके बीच में टीपी जो है वो काफी डिक्रीजिंग तरीके से इंक्रीज कर रहा है, और पॉइंट सी और डी के बीच में एमपी जो है वो डिक्रीज करे जा रहा है। ये होता है पॉइंट फेज नंबर 2, ठीक है। सेकेंड फेज जो होता है वो प्रोडक्शन के मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस फेज पर टीपी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, और एमपी जो है वो भी पॉजिटिव रहता है। तो हर प्रोड्यूसर जो है वो फेज नंबर 2 में प्रोड्यूस करना चाहता है, क्योंकि इसके बाहर कोई भी ज्यादा प्रॉफिट कमाने की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि इसके बाहर जो है मार्जिनल प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो जाता है। और इस फेज में, इस जो सेकेंड फेज है, इस पे आपका टीपी जो है वो मैक्सिमम और कॉन्स्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स हमें प्रॉफिट जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम इसी फेज में मिलता है। तभी हम कहते हैं कि सेकंड जो फेज होता है उसी में प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करने की सोचता है, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्यों नहीं करता है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसके आगे जाके भी मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, इसलिए वो हमेशा सेकंड फेज में ही रहता है। थर्ड फेज को हम क्या कहते हैं, थर्ड फेज को हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसमें क्या होता है, इस थर्ड फेज में जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा, टीपी डिक्लाइन होने लग जाएगा, एमपी भी नेगेटिव होने लग जाता है, इसलिए हम इस फेज को नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो पॉइंट बी के बाद टीपी जो है वो डिक्लाइन करने लग जाता है, और पॉइंट डी के बाद एमपी नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि आप अपने डायग्राम में आपने देखा भी था, देखो, ठीक है। सो इस केस में यानी कि फेज नंबर थर्ड में जो एमपी होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो कोई भी फर्म या फिर कोई भी प्रोड्यूसर इस फेज में ऑपरेट नहीं करना चाहता, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर हमें पढ़ना है कि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये इसके क्या रीजन है, कि ये क्यों बना है, क्या इसके रीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है कि ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर होता है, फेज नंबर 1 होता है, ये क्यों होता है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर में क्या होता है, पहले तो ये ध्यान रखो, टीपी जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है, एमपी भी इंक्रीज होता है फर्स्ट फेज में। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर होता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में फिक्स्ड फैक्टर तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, अंडर यूटिलाइज होता है। तो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ता चला जाता है ना, तो फिक्स्ड फैक्टर की भी अच्छे से यूटिलाइजेशन होती है, इसलिए इंक्रीजिंग होता है फैक्टर, टीपी भी इंक्रीज करने लग जाता है और एमपी भी। डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जैसे कि जैसे अब जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ने लग जाएंगे तो सबसे ज्यादा काम डिवाइड होगा, ज्यादा वर्कर्स में काम जो है वो डिवाइड होता चला जाएगा, उनके स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसी चीज को हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। और फैक्टर्स के बीच में यानी कि फिक्स्ड फैक्टर के बीच में और वेरिएबल फैक्टर के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होने लग जाता है, तो इस वजह से जो टीपी और एमपी है वो इंक्रीज करने लग जाते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि ये जो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है यानी कि सेकेंड फेज है,
इसके क्या कॉजेज हैं? एक तो स्कैरसिटी, मतलब इसके अंदर क्या होता है, टीपी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, ठीक है, और एमपी जो है वो भी डिक्रीज होने लग जाता है। उससे क्या होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ फैक्टर्स होता है, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं तो फिक्स्ड फैक्टर को ज्यादा ओवर यूज कर लिया जाता है और एमपी जो है फॉल करने लग जाता है। तो आइडियल रेशियो जो है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, जो फैक्टर्स होते हैं वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लेबर आते जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा लेबर जो हम यूज नहीं कर सकते इन प्लेस ऑफ कैपिटल, तो अच्छे से तालमेल नहीं बैठ पाता दोनों फैक्टर्स का। अब यहाँ पर जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है उसमें ये पूछा जाता है कि टोटल प्रोडक्ट यानी कि टीपी और एमपी में आपको वो बताना है रिलेशनशिप। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आपको यही बताना है, ये आपने एक फिक्स फैक्टर ले लिया, फिर वेरिएबल फैक्टर ले लिया, टोटल प्रोडक्ट ले लिया। इसमें आप ये वाली यूनिट लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, यहाँ से आप मेनली स्टार्ट कर सकते हो, और मार्जिनल प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। इसके बाद आप इसी चीज को बस आपको एक्सप्लेन कर देना है। इसको आप एक डायग्राम भी बनाओगे, जैसे कि आपने डायग्राम बना दिया, एक ही ग्राफ बना लिया, नीचे लिख दिया यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर और यहाँ पर लिख दिया कि ये टीपी और एमपी का ग्राफ बनाया आपने, अच्छे से स्केल ले लिया। पहले तो आपको टीपी बना देना है, फिर आप यहीं से एमपी बना दोगे और ये 3 फेज जो है इसके बना दोगे। और ये 3 फेज बनाने के बाद मतलब स्केड्यूल के हिसाब से, और यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी जगह आप यहाँ पर टीपी और एमपी की जो डेफिनेशन है कि टीपी और एमपी किसको कहते हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज को समझाया हुआ है कि इतने यूनिट से इतने यूनिट तक आपका टीपी बढ़ता रहा, फिर टीपी जो है वो बढ़ रहा था डिक्रीजिंग रेट पर, और उसके बाद टीपी जो है घटने लग गया। एमपी पहले बढ़ रहा था, फिर एमपी भी डिक्रीज होने लग गया, एमपी 0 आ गया, एमपी नेगेटिव आ गया। वही सब चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे कि आप देख सकते हो। देखो एज यू कैन सी इन द ग्राफ, यहाँ पर अब आपको एक सेकंड, हाँ आप देखेगा, एज यू कैन सी इन द ग्राफ टीपी जो इंक्रीज कर रहा होता है पॉइंट पी तक। ये देखो पॉइंट पी यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है और पॉइंट एम भी बनाया हुआ है, पॉइंट एन भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो पूरी कथा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और रिलेशनशिप बिटवीन एमपी और एपी भी आ सकता है। सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन लिख दो कि एमपी और एपी क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसके बाद आप एक ये ऐसे स्केड्यूल बना दो, ठीक है। पहले फिक्स्ड फैक्टर, फिर वेरिएबल फैक्टर, फिर एपी, एमपी और टीपी, ये सब बना दिया। इस की हेल्प से एमपी और एपी का ग्राफ बनाओगे आप इस तरीके से। एंड यहाँ पर बस आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि किस पॉइंट तक एपी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, एमपी और एपी कब इक्वल है, किस पॉइंट पर है। इस पॉइंट का नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हो, एनी पॉइंट पी लगा दो, और बस फिर आपको ये समझाना है कि क्या क्या इसमें हो रखा है, मतलब कौन सी चीज कब कब बढ़ी, कौन सी चीज कब कब घटी। बस ये चीज आपको इसमें एक्सप्लेन करनी होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके। तो इस तरीके से हमारे जो पूरा चैप्टर है फाइनली खत्म होता है। एंड आई होप आपको पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये प्यारे से नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे सारे नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।